विशेष राज्य का दर्जा देकर उसे आगे बढ़ाने का काम किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे इस अवसर बोलने का मौका दिया। मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और साथ ही साथ अपने एटा कासगंज की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने इस लायक मुझे समझा और सदन में भेजा। आज मैं वित्त विधेयक पर अपनी राय रखूंगा और ये राय किसान और आम जन से संबंधित है। जब उत्तर प्रदेश में 2017 के चुनाव हुए थे तो इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुनाव में गए थे और उन्होंने वादा किया था किसानों की आमदनी दोगुनी करने का, बैंकों से कर्ज माफ करने का, सस्ते बीज का, सस्ती सिंचाई का और एमएसपी की गारंटी का जुमला आज जुमला ही कहेंगे, क्योंकि वो किसानों की जो उन्होंने किसानों ने बड़े भाव से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई थी, उनके साथ जुमला परोसा गया। जबकि उस जुमले के एवज में उनको उत्तर प्रदेश में सत्ता तो ले ली, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए इनमें से एक भी कार्य पूरा नहीं किया। किसानों को कोई राहत नहीं दी, उल्टा किसानों के संयंत्र, ट्रैक्टर और हार्वेस्टर पर 12% टैक्स, गुणवत्ता वाले बीजों पर 5% टैक्स, खाद की बोरियों पर 1350 रुपए की बोरी, उसके बावजूद डीएपी की कमी और सूक्ष्म सिंचाई पर 18% टैक्स से किसानों की चिंता बढ़ा दी। इतनी मेहनत करने के बावजूद जब किसान अपनी खेती ऋण के पैसों से जैसे तैसे पैदा भी कर लेता है तो वह उस पर अनाज का मूल्य नहीं ले पाता है, जिसके कारण उसको आत्महत्या करनी पड़ती है। वर्ष 2024-25 में देश में 8,410 किसानों ने आत्महत्या की, जिसमें उत्तर प्रदेश के किसानों की संख्या 1,020 है। मैं यह बात करने में कतई भी संकोच नहीं कर रहा हूं कि इसमें की जा रही आत्महत्याएं बैंकों के ऋण की बदौलत नहीं, बल्कि साहूकारों के अनियमित ब्याज दर के ऋण की वजह से हो रही हैं, क्योंकि 80% किसान बैंकों के चक्कर लगाते रहते हैं, अपनी चप्पलें घिस देते हैं, परंतु उनको ऋण नहीं मिल पाता, जिससे वे साहूकारों से 36 से 60% वार्षिक ब्याज पर पैसा लेने को मजबूर हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 33 लाख किसान हैं, लेकिन गांवों में सिर्फ 8,200 बैंक शाखाएं हैं। इसका मतलब हर 28 गांव पर सिर्फ एक बैंक है, जिससे लोन लेना मुश्किल हो जाता है। सेंसेक्स 80P इनकम टैक्स एक्ट 1961 सरकारी बैंकों को कर छूट है, लेकिन छोटे किसानों तक ऋण पहुंचाने का नया लेख नहीं है। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फाइनेंस बिल 2025-26 में यह नया प्रावधान है, लेकिन प्रारंभिक चरण में है। सेंसेक्स 54D इनकम टैक्स एक्ट 1961 कृषि भूमि के लिए राहत का प्रावधान है, लेकिन ऋण सरलीकरण का लेख नहीं है। इसके साथ साथ किसानों के हितों के लिए बनाई गई किसान मंडियों की स्थिति बहुत खराब है। इस बजट में उन मंडियों के लिए कोई भी विशेष पैकेज नहीं लिया गया है, जिससे किसानों को इनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र एटा कासगंज में चकोरी और तंबाकू की खेती बड़े पैमाने पर होती है। यह किसान भी उन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि हमारे यहाँ के किसानों को सहूलियत देने के लिए यहाँ पर एक चकोरी और तंबाकू का कोई बड़ा सरकारी खरीद केंद्र स्थापित किया जाए और वहीं आमला में स्थित इफ्को की फैक्ट्री है, जो हर वर्ष डीएपी की कमी के कारण किल्लत होती है, उसका एक कारखाना वहां खोला जाए, जिससे क्षेत्रीय किसानों को डीएपी की किल्लत का सामना न करना पड़े। मानवर, मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने 12 लाख तक के आय वाले व्यक्तियों को लाभ देने के लिए क्या ये सोचा कि किसान को, मजदूर को 12 लाख की आय तक कैसे पहुंचाया जाए? कैसे होगी उनकी आय 12 लाख तक? क्योंकि आज भी देश में सरकार उन लोगों के बारे में ज्यादा सोचती है जो पहले से ही पूंजीपति हैं। हम लोग गरीब मजदूर किसान और किसान के हितों के लिए बजट में आपको आगे कैसे बढ़ाया जाए, उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए, ऐसा कुछ नहीं रखा गया है। यह बहुत ही निराशापूर्ण है। मान्यवर, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में और महानगरों में
मनमाने तरीके से टैक्स वसूला जा रहा है, जिसकी कोई सीमा या निर्धारण नहीं है। ऐसे लोगों से आम जन लोग, ऐसे टैक्स से आम जन लोग बहुत परेशान हैं। इससे राहत देने के लिए कोई सुझाव रखा जाए सरकार, जिससे आम लोगों को सुझाव मिले, टैक्स के बोझ से निजात मिले। सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि 15 लाख कमाने के बाद सरकार उनके एक मुश्त टैक्स ले लेती है, वहीं जो बचा हुआ 12 लाख रुपया है उसको खर्च करने पर भी हम हर मत पर टैक्स देना पड़ता है। सुबह से शाम होते होते व्यक्ति टैक्स के बोझ के तले दबा है। जनता की गाड़ी कमाई का आधा पैसा टैक्स के रूप में जा रहा है। टैक्स के रूप में जा रहा है। हमें सरकार हमें सपने तो दिखा रही है, हम किसी स्वर्णिम काल में जी रहे हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। आपने वित्त विधेयक पर मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।